हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ऑसम। आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो ठीक है फिर। चलो पहले तो ये बुक का बता दूँ। बुक 8th क्लास की है, NCERT की, और वो भी राजनीति की। कौन सी वाली बुक है? राजनीति की बुक है ये, और 8वीं क्लास की है, 8th क्लास के। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, कानूनों की समझ। बाकी के जो चैप्टर्स थे, मतलब जो 1st 2nd 3rd है, वो अभी अपलोड नहीं करे हैं। ये यहाँ से अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग इसे देख लेना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरे बच्चों को बताया था ये चीज़ें, दूसरे बच्चों को पढ़ाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी यही बता दूँ, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आप भी अच्छे से समझ पाओगे इसको। तो ये देखो, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4th चैप्टर ही है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर आपको अच्छे से समझ में आए, तो अगर आपको आगे की भी, जैसे 1st 2nd और 3rd जो चैप्टर है, उनके भी थोड़े बहुत वीडियोस चाहिए, तो वो भी मैं आपको बना के दे दूँगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको सच में उनके वीडियो, उनके एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट पे, जैसे ये 4th वाला आप चैप्टर, ये 4th चैप्टर देख रहे हो, है ना? तो आप इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन जो वो होते हैं ना, कमेंट बॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको इसके 1st 2nd और 3rd चैप्टर चाहिए। 8वीं क्लास की है, 8th क्लास की NCERT की बुक है। तो और ये वैसे इम्पॉर्टेंट बुक की है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनमें। बेसिक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे हाई लेवल की जो चीज़ें होती हैं, बच्चों को कई बार हाई लेवल वाली चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें नहीं पढ़े होते हैं ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर का नाम? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा कि चैप्टर का नेम ही क्या है, और चैप्टर के नाम को समझना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्या नाम है? जैसे कि आप देख रहे हैं, कानून की समझ। कानूनों की समझ क्या होता है? कानूनों की समझ 1st 2nd 3rd जो चैप्टर्स हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें वैसे बताई हैं। चलो ठीक है, कानून क्या होते हैं? कोई भी रूल रेगुलेशन जो होते हैं, नियम कानून जो होते हैं, नियम होते हैं किसी भी काम को करने का। कोई नियम भी, इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है, ऐसे करना, वो एक तरीके का कानून ही हो गया। ठीक है। लेकिन जब मतलब वो नियम हो गए, ठीक है, समझ रहे हो? आप बस सुनना ध्यान से और समझने की कोशिश करना। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है एट द पॉइंट या एट अ टाइम आपका रिप्लाई आए। जब भी वो देखा जाएगा, तो आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके। हाँ ठीक है। देखो, कानून वो भी हो गया ना अभी। क्या बोला? कोई भी नियम या कोई भी रूल रेगुलेशन जो होते हैं किसी भी काम को करने के, समझ रहे हो? जब उनके पीछे क्या आ जाती है, एक पावर डिफाइन कर दी जाती है कि अगर आपने ये इस नियम को अगर नहीं माना, तो आपको ये सज़ा दी जाएगी। हाँ, इस तरीके की पनिशमेंट होगी या इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो फिर वो क्या आ गया? वो एक कानून बन जाता है। समझ रहे हो? वो क्या बन जाता है? वो कानून, मतलब ये ज़्यादा सिमिलर ही है। रूल रेगुलेशन, नियम कानून जो भी, ये एक मतलब सिमिलर वर्ड ही होते हैं। तो वो सब चीज़ हो गई। तो इस चैप्टर में भी हम वही पढ़ेंगे कि कानून है क्या, कानूनों की समझ किस तरीके की, मतलब क्या कानून होते हैं, इनका क्या महत्व है, वो सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे जो ये बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे कि आप देखोगे, इनमें जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, हमने इससे पहले के चैप्टर्स में क्या पढ़ा था, हमने खैर आपने अगर पढ़ा होगा, आपके पास अगर बुक वगैरह होगी। मैं तो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने का सोच रही थी, बट अभी एट द पॉइंट मेरे पास इंग्लिश की बुक है नहीं। ये बच्चों की हिंदी की बुक थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर दूँ। तो अभी पिछले जो चैप्टर्स थे, उनमें हमने क्या पढ़ा? उनमें हमने पढ़ा था कि भाई जो कानून है वो कौन बनाता है? कानून बनाती है संसद। संसद क्या होती है? संसद कुछ ही नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो है। चलो ठीक। कानून कौन बनाता है? चलो सिंपल सिंपल समझेंगे, सिंपली भाषा में समझेंगे। हाँ? कानून कौन बनाता है?
सरकार बनाती है। सरकार क्या होती है? देखो, सरकार होती है जैसे वो वोटिंग, आप सब जानते होंगे, वोट डलते हैं ना, हर 5 साल में वोट डलते हैं। चुनाव होते हैं, तो चुनाव में जब वोट डाले जाते हैं तो वोट डालने से कोई भी जो विधायक होते हैं, ये जो सांसद जिन्हें बोला जाता है, वो सब चुनकर कहाँ जाते हैं? संसद नाम की एक जगह है। संसद माने वैसे तो जगह भी नहीं है, एक ऐसी हॉल बनाया हुआ है। अब तो नया हॉल भी बन रहा है, मतलब नई संसद बन रही है, उसका नाम है, एक संसद नाम रखा हुआ है। तो वहाँ पे जहाँ पे ये सब मीटिंग करते हैं ना, ये सारे जो जीतने के बाद सारे के सारे जो मीटिंग करते हैं एक जगह रुक के, किसी भी कानून पर बहस वहस करते हैं, उसको संसद बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो जब ये चुनकर जाते हैं सारे के सारे जो, देखो संसद हो गई उस जगह का नाम जहाँ पे ये बैठ के करते हैं, और संसद में बैठने वाले जो लोग हैं, संसद में चुनकर जाने वाले लोगों को कह देते हैं सांसद। आ का डंडा लग जाता है सांसद, और इंग्लिश में संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट, और वो जो होते हैं सांसद जो होते हैं उनको पार्लियामेंटेरियन बोल देते हैं। ओके, हाँ, तो ये सारे के सारे जो सांसद होते हैं उनमें से ही जिस पार्टी के ज़्यादा, मतलब सॉरी, हाँ, जो ये होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं हमारी, कौन सी, ये जो राजनीतिक दल होते हैं, हाँ, राजनीतिक दल जो होते हैं, जिस दल को बहुमत मिला होता है, जिस दल के पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, उस दल में से कुछ नेताओं को, कुछ जो ये सांसद है उनको चुनकर सरकार बन जाती है। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों को चुन लिया और अपने मंत्री बना लिया, एक मंत्री परिषद बना लिया जिसमें प्रधानमंत्री हो गए, और भी जैसे होते हैं हमारे गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, ये सारे के सारे जो मंत्री होते हैं, देखो प्रधानमंत्री और ये सारे मंत्री मिलाकर सरकार का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो? किसका निर्माण करते हैं? सरकार का। और जब कोई भी कानून जो बनता है, कानून कहाँ पे पास होता है? सरकार है, सरकार ने सोच रही है कि भाई ऐसी व्यवस्था करनी है, कुछ हो रहा है उसके ऊपर इस तरीके के नियम बनाने हैं, या हमें विकास करना है, विकास के लिए ये कानून, मतलब ये बिल पास करना है कि ताकि इतना वो पास हो जाए और ये विकास ऐसे होने लग जाए। विकास मतलब ये जो भी हमें कुछ बनाना है, जैसे सड़कें बनानी है, सड़क बनाने के लिए भी ये बिल वगैरह लाए जाते हैं ना, तो सरकार ने सोचा हमें बिल पास करना है, तो सरकार उस बिल को क्या करती है? संसद में लाती है। संसद मतलब जहाँ पे वो सारे के सारे सांसद मीन्स पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। फिर वो सारे के सारे क्या करते हैं? उस बिल पर बहस करते हैं। सरकार ने क्या करा? देखो, सरकार के सारे मेंबर्स क्या हैं? सरकार के सारे मेंबर्स उस संसद के सदस्य हैं, लेकिन पूरे के पूरे संसद के जो लोग हैं वो सरकार के मेंबर्स नहीं हैं। ये चीज़ भी क्लियर रखना, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, सरकार कोई भी बिल लाई, उसने संसद में पेश करा मतलब संसद के सामने, सारे लोगों के सामने लाई और बोला कि भाई देखो ये बिल हम ला रहे हैं, इससे ये फ़ायदा होंगे लोगों को, इसमें इतना पैसा लगेगा, और फिर बहसें होती हैं जो अपोजिशन के पार्टी के होते हैं, जिनको जैसे अभी आज के टाइम पे किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, इसलिए उनकी सरकार चल रही है। फिर सेकंड नंबर पर वो कांग्रेस पार्टी थी, जो पिछले चुनाव हुए थे ना 2019 में, उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो सेकंड नंबर पर आई थी। तो कांग्रेस पार्टी एक अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन पार्टी मीन्स विरोधी पार्टी, जो उसके जो सारे मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? उनका काम होता है सरकार के द्वारा जो नियम लाए जा रहे हैं उन पर सवाल उठाना, उन पर सवाल पूछना कि आप ये कानून ला रहे हो तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। अगर उनको मतलब कांग्रेस पार्टी वाले जो लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी, मतलब जो अपोजिशन वाले हैं, जो जीत कर तो आए हैं लेकिन पूरी तरीके से बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए, तो वो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, आप बिल ला रहे हो तो इसमें ये नुकसान हो सकते हैं। तो वही लोग जनता को भी ऐसी बातें बताते हैं, और फिर कई बार तो भड़काते हुए हैं, हम बताने की बजाय भड़काने लग जाते हैं।
अभी जैसे आज के टाइम पे क्या चल रहा था, कृषि कानून का चीज़ें चल रही थी ना, तो कृषि कानून पर वैसे तो कृषि कानून की काफ़ी चीज़ें, कुछ न कुछ चीज़ें जो थी काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी जिससे किसानों को सच में ही फ़ायदा होता। बट क्या हुआ, वही भड़काने वड़काने वाली जो चीज़ें भी हो गई, तो उससे किसानों को सही से चीज़ें समझ में नहीं आई और फिर वो मतलब फिर उस वो धरने वरने देने लग गए। तो वो सब चीज़ें, तो कानून बन गया वहाँ से, संसद ने पास कर दिया उस बिल को। ठीक है, सारे लोगों ने वोट डाली और उस पर वोट डाला और कहा कि ठीक है ये पास कर दो। ये इसमें कोई, ये सच में बेनिफिशियल होगा सबके लिए, लाभदायक होगा सबके लिए। फिर वो बिल पास हो जाता है, बिल पास हो गया। फिर और हाँ, एक चीज़ और, तो बिल पास किसने कर दिया, और उसी को बोलते हैं विधान पालिका। ये भी चीज़ें आती है ना, हमेशा आप सुनते होंगे, आप मतलब पहले नहीं सुनी होंगी, लेकिन इस चैप्टर नहीं, इस बुक में, सेवन्थ क्लास की बुक में, या ऐसे जो बुक्स हैं जो लोअर लेवल की ले लो, या अब इससे ऊपर की जो सारी बुक्स हैं उनमें हमेशा आप देखते होंगे पॉलिटिकल वाली बुक में विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार कौन बना रही है, वो जो सांसद हैं, जो जिन कुछ सांसद जो मेजॉरिटी पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने सरकार बनाई। मंत्रिपरिषद को ही सरकार कहते हैं, और सरकार और ये सांसद के जो लोग हैं वो मिलकर किसी भी बिल को पास करते हैं। और सरकार और सांसद दोनों मिलकर किसका काम करते हैं, दोनों के दोनों विधान पालिका, दोनों के दोनों विधान पालिका का काम करते हैं। विधान पालिका मीन्स कि विधान बनाना, कोई भी जो बिल विल है वो बनाने का काम करते हैं। तो इन्हीं मेंबर्स को, जो नेता वेता सारे होते हैं ना, इनको बोलते हैं, ये होते हैं विधान पालिका के मेंबर्स। ओके, फिर जब कोई भी कानून बन जाता है, फिर उसको कौन लागू करता है, कार्यपालिका के जो लोग होते हैं वो लागू करते हैं। कार्यपालिका में कौन आता है, कार्यपालिका में आते हैं ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, गवर्नमेंट सरकारी जो अधिकारी होते हैं ना, वो सब आते हैं। पुलिस वगैरह हो गई, सरकारी पुलिस कहीं ना कहीं न्यायपालिका में आ जाती है, लेकिन वो उसमें भी रहती है, मतलब कार्यपालिका ही में ही रहती है वो। देखो, सरकारी ऑफिसर्स हो गए, सरकारी जो ये कर्मचारी हो गए, ये पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें ही रहते हैं। ये सब क्या है, ये सब कार्यपालिका का काम करते हैं। विधान पालिका में जो नेता वेता हुए, उन्होंने जो कानून बनाया उसको लागू करा कार्यपालिका ने, मतलब सरकारी अधिकारियों ने, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स वगैरह हो गए, उन्होंने उस चीज़ को लागू कर दिया पूरे देश में। ठीक है, अगर उन जो वो नियम कानून बना है विधान पालिका के द्वारा, कार्यपालिका ने उसे लागू कर दिया, अगर उस नियम कानून को कोई जनता की जो आम जनता है, अगर वो उसको नहीं मानती, तो उससे क्या सज़ा दी जाएगी, क्यों दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, क्या पेनल्टीज़ होगी, उस सब का फैसला कौन करता है, उस सब का फैसला करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन होती है, न्यायपालिका में आते हैं हमारे जो होती हैं कोर्ट्स वगैरह होती हैं, अदालतें होती हैं। अदालतें एक होती है सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट्स हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, जिला जिला अदालत जो होती है, जिला अदालत, राज्य अदालत जो होती हैं, उच्च अदालतें होती हैं, और सर्वोच्च अदालतें जो होती हैं, और जो जज वगैरह होते हैं, ये सारे आते हैं न्यायपालिका में, ये न्याय करते हैं। ठीक है, देखो साथ साथ में ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम यही चीज़ जान रही हूँ, इसमें सारे के सारे एक एक चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर ये आपको सच्ची में थोड़ा बहुत फ़ायदे हो रहे हैं तो आप इसको सुनिए, क्योंकि सच में फ़ायदा होगा अगर आप सच में चीज़ों को समझना चाहते हैं तो। और बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं। ओके, अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता चलेगा किसको अच्छा लग रहा है, किसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, चलो ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ लिया कानून। देखो, मैंने ये वाली जो चीज़ें हैं वो इसलिए एक्सप्लेन करी क्योंकि अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चैप्टर्स हैं उनको वो नहीं इसमें अपलोड कर पा रही हूँ, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो। ओके, चलो ठीक है, फिर अभी हो गया।
यहाँ पे देखो वो चीज़ें काफ़ी 1-2 चैप्टर्स के कवर करने वाली जो चीज़ें थी, वो मैंने अभी आपको सारी अच्छे से क्लियर करी हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा इसको सुनिए। 2-3 बार अगर सुनोगे ना, सारी चीज़ें एकदम माइंड में आपके चली जानी है और वो हमेशा याद रहनी है। अगर आप यही अगर लोअर क्लास के हैं ना, अगर अभी इन चीज़ों को एकदम क्लियर कर लोगे ना अपने माइंड में, फिर हमेशा बेनिफिशियल मतलब आपको बेनिफिट देंगी ये चीज़ें। ओके, ये तीनों तीनों का डिफरेंशिएट हम बड़े से बड़े कितना पढ़ने लग जाते हैं, बट वो क्लियर नहीं हो पाती हैं चीज़ें कई बार। तो आप प्लीज़ इसको सुनिएगा, अगर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा क्या बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको थोड़ा बहुत क्लियर होंगे। चलो ठीक, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम ये जो देखो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, हमने ये तो देख लिया कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। अब यहाँ पे क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं, इसका जवाब इस चैप्टर में मिलेगा। नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं, मतलब नए नए जो कानून होते हैं वो कैसे बन के अस्तित्व में आते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट पूरे देश में कैसे होते हैं, हम उनको उनका असर उनका असर कैसे देखते हैं वो देखेंगे इसमें। इसका क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी हमें इसी बुक में मिलेगा। क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है, क्या मतलब हुआ इसका, अलोकप्रिय होता है, लोकप्रिय होता है, फेमस, अलोकप्रिय अनफेमस जो होता है, जो फेमस नहीं होता, अलोकप्रिय जो अच्छा नहीं लगता, विवादास्पद जो विवादों से ऑब्जेक्शन से घिरा होता है उसे विवादास्पद बोलते हैं। जैसे अभी अगर आपने सुना हो, क्या सुना हो, कृषि कानूनों के बारे में सुना है। कृषि कानून क्या होते हैं, मतलब अभी कुछ टाइम पहले 1-2 साल हो, खैर सबसे जब से चल ही रहा है ये आंदोलन चल रहा था, किसानों का आंदोलन जो चल रहा था, वहाँ पे जो कृषि कानून बनाए थे सरकार ने, वो कानून कैसे हो गए, वो विवादास्पद हो गए। विवादास्पद मतलब क्या, उनमें विवाद स्टार्ट हो गए कि भाई इसमें ये गलत है, ये गलत है, किसान अपोज करने लगे उसका कि हमें नहीं इम्प्लीमेंट करवाना इसको। तो वो एक, क्या ऐसा भी होता है, तो ये इसका आंसर तो आप खुद ही ऐसे देखो, एक लाइन में आपको खुद ही पता है, हाँ ऐसा होता है। कई कानून होते हैं जो विवादास्पद हो जाते हैं, जो अलोकप्रिय होते हैं, जो लोगों को प्रिय है, जो लोगों को अच्छे नहीं लगते, है ना, तो होते हैं। हाँ, इसका भी आंसर कहीं ना कहीं इसमें दे रखा होगा। नागरिकों के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, हाँ, व्हाट वी शुड डू इफ, क्या, अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन उत्पन्न हो, अगर कोई भी कानून है जो गलत कानून है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, विवादास्पद है, तो ऐसी स्थिति में इन दिस कंडीशन व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, इसका क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी हमें इसी बुक में मिलेगा। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला, देखो मैं लाइन टू लाइन भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना है। तो मैं थोड़ा वैसे मेन बता दूंगी, जैसे अभी मैंने न्यायपालिका कार्यपालिका भी एक्सप्लेन करा है ना, तो ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत बता दूँ। देखो पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। क्वेश्चन क्या है, क्या कानून सब पर लागू होते हैं, यस होते हैं, सिंपल ही इसका, अगर यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछे 1 नंबर में तो क्या बोलोगे, यस होते हैं, सब पर लागू होते हैं, कानून सब पर लागू होते हैं, और क्या। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे एज लिमिट का है ना, एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट होती है कि भाई हाँ, आयु पर आधारित चीज़ें होती हैं, जैसे जो सज़ा एक 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको जो सज़ा दी जा सकती है, वो 18 साल से नीचे के बच्चा कहलाता है ना, वो 18 साल से नीचे, तो उसको वो सज़ा नहीं दी जा सकती जो एक 18 साल से बड़े इंसान को दी जा सकती है। तो वहाँ पे यही आयु का गैप, मतलब एज गैप का चीज़ें हो जाती हैं, बाकी कानून सब पर लागू होते हैं एक समान। यहाँ पे एक समान की बात कर रहा है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग, मतलब औरत हो या आदमी हो, या कोई नेता हो, और चाहे यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, या देश का मुखिया ही क्यों ना हो, सब पर एक समान लागू होते हैं। अगर किसी ने
कोई एक एक अपराध है, सेम अपराध है, मतलब कोई क्या बोल सकते हैं, एक गुनाह कर दिया, मतलब कुछ भी ले लो, चोरी कर दी चोरी ले लेते हैं सिंपल सा। एक व्यक्ति है, मतलब 4 व्यक्ति हैं, एक बहुत गरीब है, एक बहुत अमीर, थर्ड वन बहुत ऊंची जाति का है, फोर्थ वन बहुत नीची जाति का, ये सब है, ठीक है, गरीब अमीर ऊंची जाति नीची जाति, ये सब लोग हैं, ठीक है। और खजाना है किसी के घर में, हाँ 4 खजाने के डिब्बे हैं उनके घर में, चारों ने चुरा लिए, बस क्या कर लिए, चुरा लिए, उनके तो मजे आ गए चोरों के, चलो ठीक है, चुरा लिए। फिर बाद में जो घर वाले थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंप्लेन कर दी पुलिस में, भैया हमारे खजाने के डिब्बे इन्होंने चुरा लिए। फिर तो जो पुलिस होगी वो क्या करेगी, चारों को ही गिरफ्तार करेगी। कानून सब पर लागू होने का मतलब ये है कि सबको गिरफ्तार करा जाएगा, ये नहीं कि भाई अमीर है तो उसको ना गिरफ्तार करा जाए, बड़ी ऊंची जाति का तो उसको ना गिरफ्तार करा जाए, सबको गिरफ्तार करा जाएगा। अगर एक गरीब को या निचली जाति वाले इंसान को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उनको भी, चाहे वो किसी भी नवाब ज़्यादा क्यों ना हो, हाँ कोई भी क्यों ना हो, उसको भी गिरफ्तार वो करेंगे। तो ये हुआ कानून, हाँ कानून सब पर लागू होते हैं, भले ही कोई भी हो। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है ही नहीं, यहाँ पे बस ये लिखा है, कानून धर्म जाति लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ओके, देखो 2-3 वर्ड, चाहे वह अधिकारी, सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, धन्ना सेठ, अभी धन्ना सेठ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, बड़ा वो क्यों ना हो, अमीर ज़्यादा क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे नीचे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, जो सज़ा उस कानून के उल्लंघन के लिए निश्चित करी गई है, तो सबको एक समान ही सज़ा मिलेगी, है ना। और अब अगर आगे का देखें तो यहाँ पे क्या है, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। देखो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्या हमेशा से ऐसा ही था, जैसा आज के टाइम पे हम देखते हैं कि भाई सेम कानून सेम उसके लिए कोई भी वो है, कोई गुनाह कर दिया, कोई अपराध कर दिया तो एक अपराध के लिए सेम सजा है सबके लिए, चाहे वो अमीर गरीब कैसा भी हो। लेकिन क्या ये चीज़ें पहले भी होती थी, अमीर गरीब जाति पाति जो चीज़ें हैं, लिंग विंग, क्या इनके इनके क्या होता था, नहीं होता था। अब यहाँ पे आगे वही सब चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं कि जैसा आज के टाइम पर होता है ना, सब कानून के सामने सब समान, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले देखो, पहले तो वही जातिवादी सिस्टम था ना, जातिवादी धर्मवादी सिस्टम था। जातियों की अगर बात करें तो बहुत सारी दुनिया भर की जातियाँ थी, उनमें बांटा हुआ था, भारत के जो समुदाय थे उनको बटे नहीं हुए थे। आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार, हिंदू मुस्लिम, चलो ये वो चीज़ अलग है। मतलब अगर हिंदू की बात करें तो हिंदुओं में मेन 4 मेन वो थी, क्या थी, 4 मेन जातियाँ मान जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो वही रामायण मतलब वेद पुराण की जो जानकारी रखते थे, वेद पुराण पढ़ने के जो पूजा पाठ वाली जो चीज़ें करते थे वो ब्राह्मण हो गए, और जो लड़ाई वड़ाई युद्ध विद्ध लड़ते थे वो कौन हो गए, वो क्षत्रिय हो गए। और जो व्यापार करते थे, चीज़ें खरीद बेच कर जो चीज़ें करते थे वो वैश्य हो गए। और शूद्र जो गाँव साँव का जो कचरा होता था, गंदगी होती थी उसका जो उसे उठाना, साफ सफाई करना गाँव में लोगों के घरों में, वो सब शूद्र काम करते थे, ठीक है। और सबके, चलो ये 4 हो गए, और सबके जो अपने नियम कानून थे वो सबके अलग अलग होते थे। ब्राह्मण्स के अलग नियम कानून, क्षत्रियों के अलग नियम कानून, वैश्यों के अलग नियम कानून, और जो शूद्र हैं शूद्रों के अलग कानून। और हाँ, और इसमें एक वर्ड जो आप वैश्य सुन रहे होंगे तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना,
देखो आपने वेश्या वैसे भी सुना होगा, जैसे कहीं टीवी वगैरह में सुना हो या वैसे ही सुना हो, तो जो लेडीज़ होती थी पहले के टाइम पे, जो डांस वांस वाले होते थे उनको भी वेश्या बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं क्या बोलते थे, लेकिन वो अलग वाली चीज़ है। वैश्य बोलते थे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, उन लेडीज़ को भी वैश्य बोला जाता था, वो अलग चीज़ थी। और जो व्यापार करते थे, व्यापारी जो होते थे बड़े बड़े, जो दूसरे देशों से खरीद फरोख्त की चीज़ें करते थे, अपने सामान वहाँ पे बेच के आते, और वहाँ से जो खरीदने आते अपनी चीज़ें बेचते, तो उन लोगों को भी, व्यापारियों को भी वैश्या बोला जाता था। ओके, तो ये चीज़ भी आप क्लियर रखना। हाँ, मुझे भी काफ़ी टाइम बाद पता चली। तो मैं आपको देखो, जो मुझे चीज़ें बतानी चाहिए आपको, वो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो आप चीज़ों को क्लियर करते जाना। आप बच्चे हो, अभी अभी सीख रहे हो चीज़ों को। खैर, बच्चे तो सभी बच्चे होते हैं, मैंने आप छोटी क्लास में हो, छोटी क्लास में हो, चीज़ें अब नई नई वर्डिंग आ रही होगी आप लोगों के सामने, तो आप इनको क्लियर करते जाओ तो ठीक रहता है। चलो ठीक है। तो जातिवादी 4 तरीके का सिस्टम था, तो सबके नियम कानून अलग। भई तो पहले के क्या होता था, भई कोई भी सज़ा हुई, कोई भी मतलब कोई अपराध कर दिया, तो कोई जो अमीर होता था उसकी सज़ा अलग होती थी, गरीब के लिए कोई सज़ा अलग होती, ऊँची जाति के इंसान की सज़ा अलग होती, निचली जाति के लिए सज़ा कम होती, मतलब वैसे अलग होती थी। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि जो ऊँची जाति के जो लोग होते थे उनको तो कम सज़ा दी जाती थी सेम अपराध के लिए, और जो नीची जाति के जो लोग होते थे उनको ज़्यादा सज़ा दी जाती थी सेम अपराध के लिए। तो इस तरीके के नियम कानून थे और गलत चीज़ें भी थी। ओके, और फिर यहाँ और इसमें एक चीज़ वैसे भी चीज़ें दी हुई कि कानून को लेकर, कि कानून है जो पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें थी, अभी एक्सप्लेन करी कि भाई ऊँची जो जाति, नीची जाति, ये सब। लेकिन फिर बाद में जब देखो औपनिवेशिक शब्द आया है, किस किस को पता है इसका मतलब? औपनिवेशिक शासन, जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, अगर आपको फिर भी एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको पहले पता है, मैं तो एक्सप्लेन करूँगी, फिर आप तो सोचो कि भाई आप तो एक्सप्लेन कर दिया, अब हम क्यों बताएं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखोगे। ओके, लिखना मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे, छोटे बच्चे जो भी चीज़ें समझ रहे हैं। ओके, यस लिखना। कुछ भी लिख सकते हो, हाँ हमें पता था, या इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ क्या होता है औपनिवेशिक शासन, 1-2 वर्डिंग में लिख देना। सेम भी अगर देखो फिर भी लिख देना, मुझे पता चलने के लिए। ओके, औपनिवेशिक शासन क्या होता है? औपनिवेशिक शासन बोलते हैं जो अंग्रेजों का शासन था ना, अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे 1600 से, फिर ये 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था ना। तो अंग्रेजों के शासन को ही औपनिवेशिक शासन बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब पहले ये जातिवादी का सिस्टम था तो अलग नियम कानून उनके अनुसार थे, जातियों के अनुसार, समुदायों के अनुसार। लेकिन बाद में जब ये अंग्रेजों का शासन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे कानून वानून लाने शुरू करे, कुछ भी किसी भी नियम कानून बनाने शुरू करे। जब ये नियम कानून ये बनाने लगे तो ये देखो, ये तो बाहर के लोग थे, हाँ विदेशों के लोग थे। तो विदेशों में ज़्यादातर हम देखते हैं ना, वहाँ जाति पाति का सिस्टम नहीं चलता है। वहाँ पे मतलब थोड़ा डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा, अगर देखते हैं हम, वहाँ का विकास थोड़ा काफ़ी हो चुका है। वहाँ अमीरी गरीबी का सिस्टम हम देख सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो देश हैं, बहुत सारे अमीर देश भी हैं जो बहुत विकसित देश में, वहाँ पर भी गरीबी की चीज़ें हम देख सकते हैं। अमीरी गरीबी का सिस्टम, रंग भेद की चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं। लेकिन जाति वाला सिस्टम हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये अंग्रेज थे, इन्होंने आए नियम कानून जो भी बनाए, तो उन्होंने जाति को देखकर जाति के अनुसार कानून नहीं बनाए। उन्होंने कोई भी सिंपल सा कानून बनाया, सिंपल मतलब जैसे भी कानून था वो सभी जाति के लोगों पर, सभी पर एक समान लागू हो रहा था। तो इससे क्या हुआ,
इससे जातिवादी जो सिस्टम था, जाति पर आधारित जो नियम कानून होते थे, उनका जो सिस्टम है वो ख़त्म हुआ थोड़ा थोड़ा। समझ रहे हो क्या हुआ? वो समाप्त हो गए। और बस इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ इसमें कुछ नहीं दे रखा कि जो कानून को लेकर के भी कानून की जो शुरुआत है, जातिवादी सिस्टम को छोड़कर जो कानूनों की शुरुआत है वो कब से हुई, उसको लेकर ही हमेशा जो जो इतिहासकार हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उनके बीच में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई अंग्रेज़ों ने शुरुआत करी या पहले से ठीक था, ये तो हमेशा वैसी कन्फ्यूज़न रहती है। तो यहाँ पे वही एग्जांपल देकर समझा रखा है कि 1870 में क्या हुआ था, राजद्रोह का कानून लाए, क्योंकि वो थे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज कानून लाते थे। क्या कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई अंग्रेज जो कानून लाते थे अपनी मर्जी से कुछ भी चला रहे थे, हाँ, अपनी मनमानी ढंग से कोई भी कानून ला रहे थे और चला रहे थे। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई नहीं, कानून जो ला रहे थे उनमें भारत के लोगों का भी, भारत के जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो भारत को आज़ाद करवाने वाले जो लोग थे, उनका सहयोग होता था। तो इसमें कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा। ये आज के टाइम पर भी एकदम क्लियर नहीं है कि भाई जो कानून है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही, बिना जाति पर आधारित जो कानून है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही लाए गए या भारत के लोगों के सहयोग के साथ लाए गए। ये सब में कन्फ्यूज़न रहती है। और फिर यहाँ पे वही एग्जांपल दे रखा है कि भाई 1870 में क्या, ये चीज़ इम्पोर्टेंट सन हो जाएगा। 1870 में क्या राजद्रोह का एक्ट लाए थे। राजद्रोह का एक्ट क्या होता है? देश के प्रति गलत चीज़ें होना राजद्रोह कहलाता है। भाई अगर सरकार के खिलाफ कोई गलत बोल रहा है, देश के प्रति कुछ गलत बोल रहा है, तो बस उसको गिरफ्तार कर और डाल दिया। अंग्रेज ऐसे मनमानी किया करते थे। और अगर नीचे कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेसों द्वारा सत्ता के इस मनमानी इस्तेमाल का विरोध और इसकी आलोचना करते थे। मतलब जो भी ये मनमाने ढंग से जो भी कानून बनाते थे और लागू करते थे, तो उसका जो भारत के लोग थे, राष्ट्रवादी कौन होते हैं? राष्ट्रवादी लोग वो लोग थे जो राष्ट्र के, जो देश से बहुत प्रेम करते हैं। भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे ऐसी थोड़ी ना जाने करोड़ तो नहीं बोलेंगे, लाखों, करोड़ भी बोल सकते हैं, लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो वो सारे कौन हैं? स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी, देशभक्त। आज के टाइम पर नहीं है। आज के टाइम पर कहाँ ये सब देखने को मिलता है। आज के टाइम पर तो बस अपने देश को ही गालियाँ देने को तैयार होते हैं लोग, लेकिन कुछ को छोड़कर हम सबको वो नहीं कर सकते कि सभी ऐसे होते हैं। चलो ठीक है। अपनी बातों को मनवाने के लिए, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि राष्ट्रपति का वो हो गया। अच्छा, अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। समानता मीन्स हमें समानता चाहिए, एक समान हमारे साथ व्यवहार किया जाए। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो क्या न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिरी तक भारत में कानूनी पेश भी उभरने लगा था। देखो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अंग्रेज तो कानून बनाते थे। ये तो देखो, आपने अगर इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे आप अपनी बुक्स को, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई अंग्रेज कुछ भी कानून बनाते थे। और जैसे कृषि पर आधारित कितने सारे कानून बनाते थे, टैक्स कलेक्शन के ऊपर, है ना, ऋण जो कर लेते थे, कर लेने के ऊपर कितने सारे नियम कानून बनाते थे। ये लोग मनमाने ढंग से पैसा लूटते थे, हमारे भारत के लोगों से उन शोषण करते थे। तो यहीं पर जो राष्ट्रवादी लोग थे, फिर राष्ट्रवादियों ने इस सब के खिलाफ ही तो लड़ाइयाँ लड़ी ना। देखो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, जब वो सही से और प्रेम से रह रहा होता है, अगर मतलब जैसे अंग्रेजों की ही बात करें, अंग्रेज अगर भारत में रह रहे थे, शासन कर रहे थे, अगर वो शासन करते और भारत के लोगों को दुखी ना करते, उन पर अत्याचार नहीं करते, अपना शासन कर रहे हो करो, मतलब शासन अगर वो कर रहे थे, अगर वो सही से शासन करते, लोगों पर अत्याचार नहीं करते, लोगों के अधिकार ना छीनते, उनको घुट घुट कर नहीं जीना पड़ता, तो अंग्रेज थोड़ी ना यहाँ से जाते।
अंग्रेजों को भगाता कौन? भगाता कोई नहीं। जब तक लोगों को नुकसान नहीं होता या जब तक लोगों परेशान नहीं होते दूसरे से, जब तक उसको जो दूसरा है उसको हटाते नहीं हैं। ये चीज़ कहीं न कहीं सच्ची ही है जहाँ तक देखें हम। तो यही तो, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अत्याचार करे इसलिए जो लोग थे लोग विरोध करने लगे। फिर उन विरोधियों में से ही कुछ ज़्यादा हिम्मत वाले लोग आ गए, ज़्यादा साहसी लोग निकले। फिर उन्होंने फिर सबने गैंग मतलब सबने ग्रुप्स बनाए अपने आपस में मिलकर और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ हमला बोल दिया और उन्हें हटा दिया। चले गए वो एक-एक करके, एक-एक करके ही हमला करा ना लोग भारत के लोगों ने मिलकर आंदोलन चलाए दुनिया भर के। उनकी पॉलिसीज़, महात्मा गांधी भी एक वही हैं। महात्मा गांधी ने कितने सारे आंदोलन चलाए हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई जब अत्याचार होने लगे तो भारत के जो राष्ट्रवादी लोग थे उनका विरोध करने लग गए। विरोध कर रहे हैं और साथ में उन्होंने किस विरोध तो करा, लेकिन क्या मांगा? उन्होंने समानता का अधिकार मांगा कि भाई ये समानता का अधिकार मिले हमें। समानता मतलब सबके समान, हमारे साथ जो अत्याचार होते हैं इस तरीके के किसी प्रकार के कोई अत्याचार ना किए जाए, सबको समानता का अधिकार दिया जाए। ओके, सब एक समान है। फिर धीरे धीरे वही सब समानता पर आधारित नियम कानून बने। अंग्रेज भी लाए काफ़ी कानून, फिर बाद में हमारा जब संविधान बना उसमें भी जोड़े गए। फिर अभी भी मतलब सब एक समानता वाला तो हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। तो ये सब चीज़ें बस ये ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखोगे तो आपको क्लियर ही हो जाना है। चलो ये नीचे का पहला पैरा मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नए कानून किस तरीके से बनते हैं ये क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। ओके, देखो मैं सारा डिटेल में कवर करवा रही हूँ तो आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और क्या, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे सभी प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और नए पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2015 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। और लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं और एक नया कानून जरूरी है। वे कानून का प्रस्ताव किस तरीके से पेश करते हैं इसके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। मतलब वही सब चीज़, कुछ भी नहीं था ना, अभी मैंने रीड कर दिया। यहाँ पे कह रहा है कि भाई कानून बन गया, कोई भी कानून बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप अगर सिंपली भी देखो, जो अगर अभी तक जो करवाया है अगर वो आपने ध्यान से सुना है ना तो ये आपको वैसे ही क्लियर हो जाना है सारी चीज़ें। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे हमारा संविधान है, संविधान में वही सब नियम कानून लिखे हुए हैं ना, सारे के सारे नियम कानून वही सब लिखे हुए हैं और संविधान के अनुसार ही फिर सारी चीज़ें चलते हैं। जो भी कोई कानून पेश वेश करा जाता है वो संविधान में लिखा जाता है, संविधान का हिस्सा बन जाता है और फिर उसके अनुसार ही वो सारे काम होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे ये मतलब कुछ नियम कानून सारे संविधान में लिखे हुए हैं और कोई नए हर साल नए कानून उसमें जोड़े जाते हैं। भाई कोई चीज़ देखी उस पर लगा कि हाँ भाई ये ऐसे होना चाहिए, फिर उस पर कोई कानून बना दिया और फिर पुराने जो कानून है उनको देखा कि भाई ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दिया, बस उसे हटा दिया। तो हर साल नए कानून निकलते हैं और जुड़ते रहते हैं। तो यहीं पे यही 2005 में एक हिंदू कानून था, हिंदू उत्तराधिकार कानून। उत्तराधिकार मतलब कि भाई कोई भी ज़मीन है तो उस ज़मीन का हिस्सा किस किस में बांटा जाएगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, पैट्रियार्की सोसाइटी होती थी। पैट्रियार्की क्या होती है, वो पैतृक
पैतृक परिवार होते थे, मीन्स पिता का शासन होता था पूरे, मतलब फादर वॉज द हेड ना, यहाँ पे वही कह रहा है कि फादर हेड होते थे तो वही सारी चीज़ें मैनेज करते थे, उसे ही पैट्रियार्की बोलते हैं। पैतृक पैतृक परिवार होते थे, पिता का शासन होता था और उसकी जो संपत्ति होती थी वो डायरेक्टली किसको जाती थी, उनके बेटों को जाती थी, बेटियां, माँ, इनको सबको नहीं जाती थी। लेकिन 2005 में क्या हुआ, यही हिंदू उत्तराधिकार का जो कानून था उसको संशोधित करा गया और उसमें क्या चीज़ें जोड़ी गई कि जो वो है पिता की जो संपत्ति है वो सिर्फ बेटों को नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, उसमें से ही अगर कोई जमीन है तो उसके कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे, बेटों को, बेटी को और माँ को भी मिलेगा। समझ रहे हो, मतलब उन बच्चों की माँ है जो जो उस खेत के मालिक की जो पत्नी है उसको भी वो जमीन का हिस्सा मिलेगा। बस यही कह रहा है। और संविधान के बारे में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में है, संविधान पूरा चैप्टर का ही वो है। तो अगर आपको वो जानना है संविधान, वो भी चाहिए, इनकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आई कांट फोर्स यू, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकती और फोर्स नहीं करूँगी। अगर आपको सच में थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, समझ में आया, तो आप अपनी मर्जी से, अगर आपको अगर सच में लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्ट करा था ना मैंने चैनल भी, अब स्टार्टिंग करी है तो धीरे धीरे तो आगे बढ़ते ही है। और बढ़ता कैसे है, ऐसे ही बढ़ता है ना, जब सब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो ऐसे ही बढ़ते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको ये चाहिए या ऐसे, अगर पिछले वीडियोस चाहिए तो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, धन्यवाद, बाय बाय हमारे प्यारे बच्चों ही बच्चे होंगे ना, इट्स नॉट कंपल्सरी कि बच्चे होंगे। चलो ठीक है, जो भी है।